नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कौन से एनएफओ में निवेश करना चाहिए। क्योंकि आए दिन एनएफओ की इतनी भरमार होती है और कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर जो है ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए कौन सा एनएफओ सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं और थीमेटिक फंड का कोई ऐसा थीम है जिसके ऊपर आपको लगता है कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। साथ ही साथ आप एनएफओ की सभी की डिटेल ले सकते हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड कोई और फंड तो नहीं है, कहीं आप डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहे। इसे आप इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप के फंड चल रहे हैं और वहीं किसी नई एएमसी ने कोई नया स्मॉल कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो आप उसमें केवल इसलिए इन्वेस्ट ना करें कि उसकी एनएवी आपको 10 रुपये की मिलेगी और ये नया एनएफओ आ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस कैटेगरी के 2 फंड हैं। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टू व्हीलर है और आप कहीं जाते हैं तो आप उस टू व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में हर रोज़ नया टू व्हीलर आ रहा है तो आप हर रोज़ नया टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे। वहीं अगर कोई नई कार आ रही है और आपके पास कार नहीं है तो आप कार का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कार आपके लिए यूटिलाइज रहेगी। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कार का यूज़ ईजिली कर सकते हैं, यहाँ पर आपका टू व्हीलर आपको काम नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको उसी एनएफओ या फंड का चुनाव करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से ना हो। वहीं आप बाकी सभी एनएफओ की डिटेल ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। आशा करता हूं कि फ्यूचर में आपको फ़ंड का चुनाव करने में आसानी होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अब इन 5 फंडों की डिटेल से जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में कि यह किस तरीके से काम करेगा। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं और मिड कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को टॉप 100 में काउंट किया जाता है, जो कि लार्ज कैप में आती हैं। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। यानी टॉप की 100 लार्ज कैप में रहेगी और अगली नेक्स्ट जो 150 कंपनियां होगी उन्हें मिड कैप में काउंट किया जाएगा। तो आपका जो निवेश किया जाएगा वह टोटल इन 250 कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश होने वाला है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 2006 से अभी तक की है, जिसमें कभी लार्ज कैप ने अच्छा किया है तो कभी मिड कैप ने अच्छा किया है। यानी कभी पहले नंबर पर लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो कभी मिड कैप ने। वहीं इसके अंदर अगर हम देखें वेटेज की, तो इस इंडेक्स के अंदर आपकी जो वेटेज रहने वाली है वह 50-50% की रहने वाली है। यानी आपका 50% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होने वाला है और 50% इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर होने वाला है। 50 लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर HDFC बैंक लिमिटेड के अंदर इसकी वेटेज जो रहने वाली है 4.4% की रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज 3.7% की है। ICICI बैंक की वेटेज 3.1% की है। इन्फोसिस की वेटेज 2.5% की है। ITC की वेटेज की बात करें तो यह 1.7% की है। टाटा कंसल्टेंसी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.7% की है। L&T की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.6% की है। भारतीय एयरटेल की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.5% की है। एक्सिस बैंक की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। वहीं टॉप 10 कंपनियों की टोटल वेटेज की बात करें तो यह 22.5% की टोटल वेटेज है। वहीं बात करें इस इंडेक्स के अंदर कितने सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो उसके अंदर टोटल आपके 20 सेक्टर अक्रॉस इकोनॉमी के कवर रहने वाले हैं। बात करें इसके अंदर टॉप 20 सेक्टर की, तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाला है, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस,
वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, सर्विसेज, टेक्सटाइल, मीडिया एंटरटेनमेंट और डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। यानी आपके टोटल 20 सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर कवर होने वाले हैं। बात करें इंडेक्स रिटर्न की तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो उसने पिछले 1 साल में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन की तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 7 सालों में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 31% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन से रिटर्न की तो इसने पिछले शुरू से ही जब से फंड लॉन्च हुए तब से 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस प्रकार से आपके सामने तीनों ही कैटेगरियों के रिटर्न शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इसने कम रिस्क में इनकी तुलना में ठीक ठाक रिटर्न दिया है। एक एवरेज अगर रिटर्न मान के चले तो इसने 17% का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निर्मल और मिस्टर अरुण अग्रवाल रहने वाले हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट लोड इसके ऊपर नील है। वहीं इसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो इस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वाइटॉक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि वाइटॉक कैपिटल डिजिटल भारत फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में बेसिकली आपको जो निवेश किया जाएगा वह टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर के अंदर ही किया जाएगा। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों और इसी सेक्टर के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। मेजर बात करें तो उसके अंदर आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर फोकस रहने वाला है। वहीं अगर इसके सब सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर मेजरली मीडिया और मीडिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल टेक कंपनियां, वहीं इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म, वहीं इंटरनेट सर्विसेज में जैसे ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो गए, वहीं न्यू एज बिजनेस से रिलेटेड कंपनियां हो गई और आईटी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियों में बेसिकली निवेश रहने वाला है। आज दुनिया में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन भारत के अंदर ही होती है। आज की डेट में बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होता हो, चाहे वह बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो या टेलीकॉम या मीडिया सेक्टर हो, वहीं एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर हो या हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर हो।
कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होता हो, और आने वाले सालों में इसमें कमी आने की कोई भी संभावना नहीं है, इसमें बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। बात करें वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों की, तो जहां 2004 में केवल टॉप 10 कंपनियों के अंदर केवल एक कंपनी ही आती थी, माइक्रोसॉफ्ट। वहीं बात करें 2014 में तो इनकी संख्या लगभग 3 हो चुकी है, जिनमें से पहले नंबर पर एप्पल है, तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है और पाँचवें नंबर पर अल्फ़ाबेट है। वहीं बात करें 2024 में तो यह रैंकिंग 10 में से 7 कंपनियों पर आ जाती है, यानी टोटल 10 टॉप की बड़ी कंपनियों में 7 की जो कंपनियां हैं वह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वह चाहे एप्पल कंपनी हो या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो या नवीडिया कॉर्पोरेट कंपनी हो या अल्फ़ाबेट हो या अमेज़ॉन हो या मेटा हो। साथ ही साथ TCS भी है जो 10वें नंबर पर आती है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में आज की डेट में वर्ल्ड वाइड में जो टॉप की 10 कंपनियां हैं उनमें से 7 कंपनियां जो हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हैं। बट हम यहाँ पर अगर इसका कंपैरिजन इंडियन मार्केट से करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केवल 2 कंपनियां ही आती हैं। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी है, वहीं 7वें नंबर पर इन्फोसिस लिमिटेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 कंपनियों के अंदर केवल 2 कंपनियां ही हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बट आगे आने वाले फ्यूचर में इनकी संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस सेक्टर में भी ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है। बट ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है और ये थीम है, तो इस फंड के अंदर अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो उससे आप दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह वाइटो कैपिटल डिजिटल भारत फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस NFO के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 to 100% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इक्विटी टू इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप लमसम के केस में 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एंट्री लोड की तो उस पर किसी प्रकार का कोई एंट्री लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 महीने के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर रमेश, मिस्टर तृप्ति अग्रवाल, मिस्टर धीरेश पाठक और मिस्टर पीयूष बेरनवाल के द्वारा ये फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं अगर इस फंड के अंदर आप निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करती है। वहीं अगर आप नए निवेशक हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड से दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप थीमेटिक सेक्टर के फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि SBI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस NFO के अंदर आप 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। ये फंड बेसिकली आपका एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा, यानी इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश रहने वाला है। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 250 नंबर से ऊपर कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो यानी कि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है।
इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, जिसका 2028 में तीसरे नंबर पर आने की पूरी संभावना है। वहीं बात करें अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की, तो जहां 2000 में भारतीय इकोनॉमी 13वें नंबर पर आती थी, वहीं 2005 में भी यह 13वें नंबर पर ही थी। वहीं बात करें 2010 में, तो यह 9वें नंबर पर आ गई, और वहीं 2015 में आते आते भारतीय इकोनॉमी 7वें नंबर पर आ गई। 2020 में भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो यह 6ठे नंबर पर आ चुकी है, और 2023 के अंदर यह 5वें नंबर पर आ गई थी। वहीं बात करें 2026 तक, तो इसका 4थे नंबर पर आने की पूरी संभावना है। वहीं 2028 के अंदर इसकी तीसरे नंबर पर आने की संभावना है। यानी कि भारतीय इकोनॉमी जो है वह बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ की जो टॉप की कंपनियां हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में लाभ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी की किसी भी फंड में, इंडेक्स हो या आपका नॉर्मल एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड, किसी में भी अगर आप निवेश करते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है। और यदि हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं, तो जहां निफ्टी 500 ने एक साल के अंदर 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और 10 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो इसने पिछले एक साल में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 ने निफ्टी 50 को बहुत ही बड़े मार्जिन से हर एक साल बीट किया है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर निफ्टी 50 से ज़्यादा ही रिटर्न निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया है। इस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छा ऑप्शन है, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पाने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक की 500 इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर वेटेज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की वेटेज 6.51% की है, रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज 5.20% की है, आईसीआई बैंक की वेटेज 4.56% की है, इन्फोसिस की वेटेज 3.59% की है, आईटीसी की वेटेज 2.48% की है, टाटा कंसल्टेंसी की वेटेज 2.37% की है, एलएनटी की वेटेज 2.20% की है, भारतीय एयरटेल की वेटेज 2.17% की है, एक्सिस बैंक की वेटेज 1.75% की है, और एसबीआई बैंक की वेटेज की बात करें तो 1.58% की है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस फंड के अंदर आप 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते, तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और एसआईपी के केस में आप 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर विराल रहने वाले हैं। बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप अपने फंड को 1 साल के बाद सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह इंडेक्स फंड बेसिकली आपका एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा, यानी कि इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के कंपनियों के अंदर आपका निवेश होने वाला है। बेसिकली इसके अंदर निफ्टी 500 में से टॉप की कंपनियां 50 सेलेक्ट करके इसी से रिलेटेड इंडेक्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी इसके अंदर आपका जो बेसिकली निवेश रहने वाला है वह टॉप की 50 कंपनियों के अंदर होने वाला है, जो कि लार्ज कैप में भी हो सकती है और मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। इन तीनों ही कैटेगरी में से कंपनियों को सिलेक्ट कर आपका टॉप 50 कंपनियों के अंदर निवेश किया जाएगा। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसमें अक्रॉस 13 सेक्टर कवर होने वाले हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स की वेटेज की बात करें तो 31.2% की रहने वाली है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 70% की वेटेज रहने वाली है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 14% की वेटेज रहने वाली है। पावर की बात करें तो 9.7% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो 6.4% की वेटेज रहने वाली है। सर्विसेज की बात करें तो उसमें 4.9% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो उसमें 3.7% की वेटेज रहने वाली है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3.2% की वेटेज रहने वाली है। वहीं मटीरियल और माइनिंग की बात करें तो उसमें 2.7% की वेटेज रहने वाली है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उसके अंदर 2.6% की वेटेज आने वाली है। रियल्टी की बात करें तो उसके अंदर 1.6% की वेटेज रहने वाली है और हेल्थ केयर के अंदर 1.5% की वेटेज रहने वाली है। वहीं केमिकल्स के अंदर भी 1.1% की वेटेज रहने वाली है। यानी इस इंडेक्स के अंदर आपका बेसिकली 13 सेक्टर कवर रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपके लगभग सभी मेजर कंपनी और सेक्टर जो है वह सभी कवर होने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अगर पास्ट परफॉर्मेंस की और इसका अगर हम कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं, जहां निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, एक साल में 69% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों के अंदर 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 6 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक साल में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इसे काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है हर एक साल। तो इस हिसाब से इसका आगे भी इसी तरीके से मिलता जुलता इसका रिटर्न मिलने की संभावना है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रख के ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस एनएफओ का नाम जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस फंड के अंदर आपको जो एनएवी मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर वह 10 रुपये से आपकी एनएवी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात करें निवेश की तो उसके अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में चूक भी जाते हैं तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हिमांशु हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं, यानी इसके अंदर आप कभी भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं ग्रोथ और IDCW में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले और आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर निवेश करने की सोचें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई कि बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बंधन बिजनेस साइकिल फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
वहीं अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसके 4 स्टेज होते हैं। पहला जब वह ग्रोथ की ओर जा रहा होता है, दूसरा वह स्टेज होता है जब वह अपने पीक पर पहुंच जाता है, और तीसरा वह फेस होता है जब वह करेक्शन पे आता है। वहीं चौथे फेस की बात करें तो वह समय होता है जब कोई भी बिजनेस स्ट्रगल कर रहा होता है। बेसिकली इस तरीके के बिजनेस साइकिल फंड के अंदर इसी चीज़ को वेरीफाई करके, और जहां पर उन्हें लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर आगे आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना है और उसके अंदर पीक आने के चांसेस है, ऐसे ही बिज़नेस को आइडेंटिफाई करके इस तरीके के बिज़नेस साइकिल फंड के अंदर बेसिकली उन्हीं कंपनियों में निवेश किया जाता है जिसके अंदर फ्यूचर में ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि हर एक बिजनेस का अपना अपना साइकिल होता है और हर समय पे हर सेक्टर परफॉर्म अच्छा नहीं करता। कभी ऑटो अच्छा करता है तो कभी एनर्जी सेक्टर अच्छा करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा करता है तो कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, कभी कमोडिटी अच्छा करता है तो कभी आईटी सेक्टर अच्छा करता है, और कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा करता है। इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अलग अलग बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके बिजनेस साइकिल फंड में ऐसे ही सेक्टर और कंपनियों के अंदर मेन फोकस रहता है जो फ्यूचर में जिसके अंदर ग्रोथ आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इकोनॉमी क्राइसिस और अदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड सूटेबल रहता है। इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके बिजनेस साइकिल फंड के अंदर उन्हीं कंपनियों के अंदर निवेश किया जाता है जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपका नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही आप इस फंड के अंदर निवेश की सोचें, अदरवाइज आप नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इक्विटी रिलेटेड ओवरसीज सिक्योरिटी के अंदर भी 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी इसके अंदर 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको आधे % का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 1 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो लमसम के केस में आप 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और एसआईपी के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो यह 3 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। पहले है मिस्टर विशाल, दूसरे है मिस्टर हर्षल जोशी, और तीसरी है मिस्टर रितिका वेरा के द्वारा ये फंड मैनेज होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का है तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करने के बाद ही इसके अंदर निवेश का कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।